अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लोहार। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि दरख्त की वो टहनियाँ जो झुकी हुई होती हैं, फूल और फल लगना उनका मुकद्दर बन जाते हैं। या यूँ समझ लें कि किसी दरख्त पर बस वही टहनियाँ झुकी हुई नज़र आती हैं जिन पर फलों का बोझ होता है। और इस कायनात में हमें अल्लाह ने अपनी छोटी छोटी सी निशानियों से ज़िंदगी के बहुत से सबक सिखा दिए हैं और ये निशानियाँ हमें आदाब ज़िंदगी भी सिखाती हैं। और इस छोटी सी निशानी में छिपा हिकमत व दानाई का एक राज भी हमें देख लें। कुछ हासिल करने के लिए ना हमें अपने मिजाज में झुकाव आजिज़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम सख्त रहेंगे तो ज़रा सी हवा चलेगी ना, ज़रा सी हवा की सख्ती से टहनी की तरह हम टूट जाएंगे और ज़िंदगी का कोई भी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और कामयाब होने का भी यही राज है। तो अगर कामयाब होना है ज़िंदगी में तो आपको नरमी और आजिज़ी सीखनी होगी, क्योंकि मिजाज में लचक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात से अमली तौर पर ये सीखा जा सकता है कि अपने असातिज़ा और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग बड़े लोग होते हैं उनके सामने हमने आजिज़ी से किस तरह रहना है, क्योंकि उनसे सीखने के लिए उनकी इज़्ज़त और अदब करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब होता है। तो ज़िंदगी में कामयाब भी वही होते हैं जो अपने बेहतरीन मोहसिनों और जो नसीहतों को मानते भी हैं और उनको सीखते भी हैं और अपनी ज़िंदगी में उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उनसे उनकी मंतक और अक्लमंदी से समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो बड़ों की ज़िंदगी का जो तजुर्बा होता है ना, ऐसे ही लोगों के काम भी आता है जो उनको समझते हैं, जो उनकी इज़्ज़त करते हैं। और इस सब के लिए हमें अपने अंदर लचकदार टहनी की तरह मिजाज अपनाने की ज़रूरत है। और स्कूल कॉलेजेस से लेकर इवन दो के दफ्तर तक हर कोई सुरखरू हो सकता है अगर वो सिर्फ इतनी सी बात की अहमियत सीख ले कि हमने अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी है, हमने अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ी सी लचक पैदा करनी है। आपने स्टबन नहीं हो जाना, आपने अकड़ नहीं जाना। वैसे भी कोई भी चीज़ आप समझ लें कि अकड़ ही हुई होती है, मगरूर होती है, तो वो एट द एंड टूट जाती है। आप एक उसको भी देखें, एक जो स्टिक होगी उसको भी आप इस तरह करेंगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन अगर वो लचक वाली होगी, जैसे टहनी लचक वाली जिसके ऊपर इतने ज़्यादा फूल लगे हुए होते हैं, फल लगे हुए होते हैं, जिसका बोझ वो फिर भी उठा रही होती है लेकिन वो टूटती नहीं है क्योंकि उसके अंदर लचक होती है। तो इंसान भी बिल्कुल उस दरख्त की टहनी की तरह ही है कि जितना वो अकड़ के चलेगा अपनी ज़िंदगी में इस ज़मीन के ऊपर और लोगों के साथ उसका अच्छा रवैया नहीं होगा, उतनी ही जल्दी वो जनाब कह लें कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल करनी है तो लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ उनकी इज़्ज़त करें। बाअदब बानसीब है, ये आप समझ लें कि जो सेंटेंस और ये जो बोला जाता है ना, ये पूरी लाइन जो बोली जाती है इसका वाकई बहुत इम्पैक्ट होता है। और वाकई ऐसा होता है कि अगर आप बाअदब होंगे तो आपके नसीब भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप बेअदब होंगे ना, आप किसी की भी इज़्ज़त नहीं करेंगे, किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, तो समझे फिर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं, फिर आप अकेले रह जाएंगे। और अकेला रहना किसको पसंद है? आजकल किसी को पसंद नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि हमारे साथ मुंसलिक जो लोग हैं उनके साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप हो, अच्छा रिलेशन हो, अच्छी ज़िंदगी हम गुजारें, भरपूर ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी हम गुजारें। तो उसके लिए ये थोड़े बहुत जो अपने अंदर चेंजिंग्स हैं वो हमें वक्त के साथ साथ लेकर आने चाहिए। मैं सिर्फ नौजवान नस्ल को या जो हमें देख रहे हैं मैं सिर्फ उनको नहीं बोलूँगी, हमारे जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि जनाब बड़े बुज़ुर्ग जब अधेड़ उम्र को पहुँच जाते हैं तो समझे कि वो भी बच्चों की तरह हो जाते हैं, ज़िद करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आदत बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुकी होती है, सारी ज़िंदगी उन्होंने उस तरह गुजारी होती है। तो उनको चेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा जो है ना मुश्किल टास्क होता है।
लेकिन अब उन्हें भी थोड़ी सी जनाब अपने अंदर चेंजिंग लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक जनरेशन गैप भी है और लेकिन फिर भी उन्हें, क्योंकि जदीद दौर है, हर कोई फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और इन तमाम तर चीज़ों से आशना है, किस तरह इन्हें यूज़ करना है। तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं कि आप किस तरह अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं, किस तरह अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं। मुश्किल है काम, आसान नहीं है अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आना। ये एक्सेप्ट करना कि हाँ हम यहाँ पर गलत हैं, ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना आप और उसको बदलना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो चीज़ें आसान हो जाएंगी, जो आपकी मुश्किलात हैं वो भी सुलझ जाएंगी और आसान होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी ज़िंदगी में इनको अडॉप्ट करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उम्मीद यही करूँगी कि जनाब आज का जो 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम है, आज भी हमने बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस करनी है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। कल भी हमने जनाब जो पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर शहर में इंजेक्शन का केस चल रहे हैं कि जाली इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने बात की। निगरान वज़ीर सेहत से भी हमने बात की और अभी तक तो उस हवाले से यही हमें अपडेट मिली है कि 68 जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हो चुके हैं और शायद इससे ज़्यादा भी तादाद हो सकती है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो उम्मीद यही है और रिक्वेस्ट भी यही करेंगे अगर हमें इंतज़ामिया में से कोई लोग सुन रहे हैं कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए और मौसर तरीके से कार्रवाई की जाए और लोगों को पकड़ा जाए जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और क्योंकि बहुत से लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनकी बिनाई जा चुकी है और उसका कौन ज़िम्मेदार है? हम लोग खुद ही शायद ज़िम्मेदार है, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है कि बर वक्त इनके ऊपर इक़दाम नहीं उठाए जा सकते, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कि जो चीज़ मार्केट में मौजूद है क्या वो ड्रैप से मंजूर शुदा भी है या नहीं है, उसका इस्तेमाल सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और डॉक्टर्स ख़ास तौर पर जो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। कल भी जिस तरह हमने अपने शो में प्रोग्राम में बात की थी, हमारे साथ हमारे हेल्थ रिपोर्टर सजाद काज़मी साहब भी थे और उन्होंने भी यही इंकशाफात किए हैं कि बहुत सारे जो बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो नामवर प्रोफेसर्स हैं, हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, आई सर्जन्स हैं, वो लोग भी ये इंजेक्शन लिख के देते थे लोगों को कि आप जाके लगवाएं। तो उन्हें भी पकड़ना चाहिए, उन्हें भी इस सारी चीज़ में मुलव्वस होने पर उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि वो किस तरह लोगों को इस इंजेक्शन के हवाले से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और जो उनके साथ लिंक्ड लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, जो उनको लेकर ला कर देते हैं वो इंजेक्शंस, उनसे उनका डेटा लेना चाहिए। और अगर करने को आए तो हमारे पुलिस या हमारी इंतज़ामिया हर चीज़ कर सकती है। सिर्फ ये है कि जनाब आपने ये ठान लेनी है कि हमने इन लोगों को पकड़ना है। तो इंतज़ामिया कर तो रही है इस हवाले से, कार्रवाइयाँ भी कर रही है, छापे भी मार रही है। कल भी जिस तरह निगरान वज़ीर आला जमाल नासिर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी स्टॉक जो है वो भी उठा लिया है मुख्तलिफ़ फार्मेसी से और मुख्तलिफ़ जगहों से। तो यही कहेंगे कि अभी भी मौसर इक़दाम उठाने की हमें बेहद ज़रूरत है और उन लोगों को कटहरे के अंदर लेकर आएँ, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर सबके सामने, मुआशरे के सामने लेकर आएँ कि ताकि दोबारा से कोई हिम्मत ना करे कि किसी की जान के साथ हमने खेलना है। ये बहुत बड़े केसेस हैं कि बहुत से लोग अपनी बिनाई से चले गए, उनके ज़िम्मेदार कौन है? अब तो उनकी बिनाई वापस नहीं आएगी, अब तो वो सारी ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारेंगे। वो कुदरत से जो है ना वो रंग, वो सारी चीज़ें, वो जो खूबसूरती है कुदरत की, उसको नहीं देख पाएंगे। तो कौन ज़िम्मेदार है? कौन उनका ज़िम्मा उठाएगा? कोई भी नहीं उठाएगा। तो उन लोगों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और हम भी यही इस हवाले से आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जनाब ये चाय का कप नहीं, ये सुकून है, ये हम सब के लिए सुकून है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो चाय है ना वो तमाम तर मशरूबात की मुर्शद होती है। और वैसे भी पाकिस्तानी जो है वो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, कोई गेट टुगेदर हो, चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। और हम जैसे लोगों की तो मॉर्निंग ही नहीं होती है जब तक हम लोग ये चाय का कप ना पी लें। तो आज हमने बात करनी है चाय के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानियों को चाय बहुत पसंद है और पिछले 2 महीने में पाकिस्तानियों ने 31 अरब से ज़ायद पैसों की चाय पी ली है।
आप सोच लें 2 महीने में सिर्फ 31 अरब से ज़ायद पैसों की सिर्फ चाय पी ली गई है पाकिस्तान में। तो कितने लवर्स हैं चाय के, और कितना, मतलब मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जो दिन में 3-3 4-4 कप भी चाय पी लेते हैं और वो इतने शदाई होते हैं चाय के। तो आज हम इस हवाले से ही पाकिस्तान का जो पसंदीदा मशरूब है चाय, उस पर बात करेंगे, उसकी अफादियत के हवाले से बात करेंगे। उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि निकोटीन है जो आपको एडिक्ट बना देती है और आपका फिर दिन, तो ये फ़ायदेमंद है भी है या नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग तो पीते ही पीते हैं, बच्चे भी जो है वो चाय पीने के शौकीन हैं। और चाय में भी बहुत सारी हमने देखा है कि जनाब डिफरेंट इकसाम आ चुकी हैं। मसाला चाय है, ग्रीन टी है, जिसे पिंक टी कहा जाता है, जो अमूमन हमारे शादियों पे मिलती है, वो पी जाती है। इसके अलावा जनाब इलायची वाली, दालचीनी वाली जो है चाय वो भी पी जाती है। टी बैग्स वाली चाय, मतलब मुख्तलिफ इकसाम है हमारी चाय की भी जो आ चुकी है। मटके में भी हमारी चाय आजकल मिल रही है और वो भी बड़ी पसंद की जाती है। तो आज हम सिर्फ चाय पे बात करने वाले हैं। और बहुत सारे मिथ्स हैं, जिस तरह हमारे घरों में कहा जाता है, हमारे माएँ कहती हैं कि ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा चाय पीने से रंग काला हो जाता है। तो आज इस पर भी बात करेंगे कि वाकई चाय पीने से रंग काला होता है या नहीं होता। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है और हेल्थ एडवाइज़र है। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, आप पीती हैं चाय? बहुत शौक से। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आज हम चाय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के, आपको जैसे मैंने बात की है कि बहुत पसंदीदा मशरूब है और इसको कहा भी जाता है कि मशरूबात का मुर्शद है। अशरफुल मशरूबात है, मशरूबात का मुर्शद है हमारी चाय। एग्जैक्टली 31 अरब से जायद की सिर्फ चाय पी ली है हमने 2 महीने में। एग्जैक्टली मतलब इतने शदाई हैं, इतना पसंद है ये मशरूब हमें। पहले तो ये हमारे जो एज, मतलब जो लोग थे उनमें पाया जाता था कि वो बहुत इसको पसंद करते हैं। हाँ। अब जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें देखा जाता है कि इतने कैफेटेरियाज बन गए सिर्फ चाय के नाम पे, सिर्फ चाय खाना, चाय हाँ। कवाली वगैरह सब इनके नाम के ऊपर बन गए। तो इतनी ज़्यादा जो है वो चाय को जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो हर चीज़ जो आप एक मॉडरेशन में लेते हैं उसका आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी भी है लेकिन उसको मॉडरेशन से ज़्यादा ले रहे हैं, उसको एक्सीड कर रहे हैं, तो उसके आपके ऊपर डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस पे भी और डिसएडवांटेजेस पे भी, दोनों पे। और बहुत से मिथ्स, जिस तरह अभी आपने बात की है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बेसिकली वो एक मिथ भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसको हम पूरे तरीके से डिनाई नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि इसका एक लंबा प्रोसीजर है। जब आप चाय ज़्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो HB लेवल कम हो जाता है। अच्छा। जब HB लेवल कम हो जाएगा, ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी, तो आपका जो है वो आप एनीमिक होने लग जाएंगे। जब एक इंसान एनीमिक हो जाता है तो उसका रंग पेल होने लग जाता है, डल होने लग जाता है, दाग धब्बे पड़ने लग जाते हैं। तो माओ को बस थोड़ी सी लॉजिक नहीं हमें समझाने आई, लेकिन मतलब चाय पीने से रंग काला नहीं होता। ज्यादा अगर आप पिएंगे, ज्यादा अगर आप पिएंगे तो हो जाएगा। exactly. अच्छा, हो जाएगा। ओके। क्योंकि देखिए ना, मैंने भाई आपको जिस तरह बताया कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, HB लेवल आपका गिर जाएगा। अच्छा। तो जाहिर सी बात है रंगत जो है वो आपकी खराब होना शुरू। लेकिन इसको किस तरह से आप मॉडरेशन में ले सकते हैं और कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो कितनी पीनी चाहिए? मतलब लोग तो 3-3 4-4 5-5 कप भी पी लेते हैं एक दिन में। जी, सर दर्द हो रहा है तो चाय ले आओ, किसी के साथ हम इन कॉन्वर्सेशन है चाय ले आओ, खाना खा लिया चाय ले आओ, सुबह नाश्ता कर लिया चाय ले आओ। तो ये हमारे घरों में हो रहा होता है, कुछ ना मिले बोर हो रहे हैं चाय ले आओ। बिल्कुल। आप ये समझ लें कि ये फूड एज अ सोशल इंटरेक्शन है। मतलब चाय एक ऐसी चीज़ है जो कि सोशल इंटरेक्शन है आपका। ठीक है, आपने जो लोगों के साथ उठना बैठना है, आप बस एक चाय का आपके पास कप हो तो आप लोग बस कितनी घंटे इंसान बात कर लेता है इस चीज़ के ऊपर। तो इसके ऊपर देखा जाए कि जो चाय है उसमें अगर हम जो ग्रीन टी लेते हैं या ब्लैक टी लेते हैं या जो हम लोग ड्राइड फॉर्म में उसको ले लेते हैं, इसकी 3 तरह की इकसाम आ जाती हैं। अच्छा। बल्कि बेशुमार। अब तो हम लोगों ने सिनेमा में जो चाय है वो देख लिया, पिंक टी जो है हम लोग वो ले रहे हैं। तो जो सबसे एक्यूरेट और जो सबसे परफेक्ट चीज़ है वो आपके लिए वो यही है कि आप ब्लैक टी लें या फिर आप ग्रीन टी लें। सबसे टॉप पे ग्रीन टी है। उसका ये होता है कि उसके अंदर जो pH एल्कलाइन होती है वो काफ़ी हाई होती है। जब एल्कलाइन pH आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल और मॉडरेशन में रहेगी तो उसकी वजह से आपके अंदर इम्यून सिस्टम भी जो आपका वो स्ट्रांगली वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं दूध पत्ती की चाय जो हमारी, जिसको हमने अडॉप्ट किया है इंडिया पाकिस्तान में। दूध होता है और सिर्फ पत्ती होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा और बहुत गाढ़ी होती है, ट्रक कड्डों वाली चाय हम लोग पीते हैं और हम पसंद भी ये करते हैं, एशियन ज़्यादातर। तो हमें ये देखना है कि जब हम चाय को बनाते हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब
आप ना चूल्हे के ऊपर जब आप पानी रख रहे हैं तो उसके अंदर जब चाय डालते हैं उसको थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा। उससे क्या होगा कि उसके जो पीएच लेवल है, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स थे, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं तो आपके अंदर बहुत सी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कम होने लग जाती हैं। जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हमारे इम्यून सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम कहते हैं गट फ्लोरा। गट फ्लोरा के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो उसको इनहिबिट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अच्छा। जो कि चाय से हमें मिलते हैं। अब बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन एक मॉडरेशन में लेंगे तो उसका आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि जिस तरह डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट हैं, अब ये सब सुबह उठते साथ ही कहेंगे कि यार हमें हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, चाय नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यही हाल है कसम से डॉक्टर शर्मीन, सुबह उठते ही कुछ और नहीं, मतलब नाश्ता नहीं करना, कुछ नहीं करना। और आई नो कि इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन क्या करें, आदत पड़ी हुई है, कितने सालों की आदत है कि सुबह उठते ही चाय का कप पीना है, तो तब हमारी जो है वो मॉर्निंग होनी है, उसके अलावा मॉर्निंग नहीं होनी है। अच्छा, पहले कुछ देर में देखा जाए ना तो कोक, स्प्राइट, फैंटा और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद की जाती थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी। लेकिन अब चाय बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे आ गई है। तो अगर तो आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी उसको मॉडरेशन में ले लें। अच्छा। और अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कैरी ऑन करें, आप उसको लेते रहें। तो हर चीज़ एक लिमिट में रहेंगे तो आपको जो है वो मतलब कितना एक दिन में कितने कप पी लें तो वो इतना ज़्यादा आपको हार्मफुल नहीं होगा आपके बॉडी के लिए। पाकिस्तानियों ने ना मग्स इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। अगर हम उसको कप की सर्विंग में लें और अगर हम 2 कप भी दिन में ले लेंगे तो वो हमें कोई बेनिफिट उसका जो है वो नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें बेनिफिट है इस चीज़ का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट की जो एक क्लास है जिसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा। आपको जो डिफेंस देना है, आपके इम्यूनिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है और जो डिजीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद देती हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सीड करेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बुरा होगा। जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि हम लोग मग पीते हैं, मग की जगह आप उसको कप में पीना शुरू कर दें। अच्छा। बहुत से मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि प्लीज़ हमारे डाइट प्लान में चाय जो है ना वो दिन में 2 दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। आप 2 दफ़ा पिए, लेकिन उसका पोर्शन को कंट्रोल करके पी लें। आप 2 दफ़ा चाय पिए लेकिन आप थोड़ी थोड़ी छोटे कप ले लें, ठीक है। और जहाँ आप 2 कप पिएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट डेवलप करें, वहाँ पे उसको ग्रीन टी में कन्वर्ट करें। अच्छा। एक दफ़ा अगर आप दूध पत्ती भी ले रहे हैं तो उसको आप सेकेंड टाइम में जो है वो ग्रीन टी में ले लें। इस तरह आप अपनी आदत को डेवलप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो कोक के बहुत शौकीन होते हैं, कोका कोला वो बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा आदत होते भी, वो इवन दो कि ब्रेकफास्ट के साथ भी पी रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, उन्होंने इस चीज़ को अपनी लाइफ से एक्सीड किया है, उन्होंने इस चीज़ को निकाला है। तो अगर आप भी अपनी जो है वो ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अपनी हर चीज़ में मॉडरेशन लेकर आएँ। हर चीज़ को एक एक्सीड अमाउंट से ज़्यादा लेंगे, गो के वो आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं देगी, नुकसान भी पहुंचाएगी। अच्छा, दूसरा एक इस हवाले से ये भी मिथ है कि ज़्यादा चाय पीने से एक तो डिहाइड्रेशन आपको होना शुरू हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, मीदे में जलन और ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। वाकई ऐसा है या ये सिर्फ मिथ है? देखिए, जो चाय है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम रेटॉल कहते हैं। अच्छा। इसका फंक्शन ये होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनकी सरफेस को स्मूथ करे। जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, एक हद तक आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर लिया, बजाय उसको गुड वो बैक्टीरिया था आपकी बॉडी के अंदर जो फाइट करता था, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता था, वो ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, आपका गट भी जो है वो ख़राब होने लग जाएगा, आपको रेस्टलेसनेस होने लग जाएगी, आपको बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। अब आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हर किसी की ना अपनी बॉडी की एक अपनी, आप समझ लें कि एक हैबिट होती है। आप कहेंगे कि मैं चाय पीऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, ठीक है, मैं अपने आप को फ्रेश फील करूंगी। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे मैं चाय पी के नींद आती है। हाँ। वो आपकी बॉडी की एक टाइप है। अब ये डिपेंड करता है कि जो चाय आप पी रहे हैं, जिस चाय की आप आदी हुई हैं, वो चाय किस टाइप की बना रहे हैं आप। अच्छा। अगर आप कावा को ज़्यादा टाइम दें, मतलब जो पानी के अंदर आपने पत्ती डाली थी उसको अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो उसके अंदर जो है वो अल्कलाइन पीएच जो है वो हाई हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो आपके लिए आपको फ्रेश फील करवाएगी। अच्छा। लेकिन अगर आप उसके अंदर दूध, पत्ती, चीनी ज़्यादा डाल देंगे, पहले ही डाल के रख देंगे, एग्जैक्टली, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। अब जिस तरह भी आपने बात की है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, हमने पाकिस्तान और इंडिया ने ना एक बड़ी हैबिट डेवलप की हुई है कि चाय जो है वो अकेले नहीं पीनी, मतलब उसके साथ कोई चीज़ ले लेनी है, या फिर जो है वो उसको
मतलब कोई बिस्किट, कोई बेकरी आइटम, कुछ भी होना चाहिए उसके साथ। खाने के फौरन बाद हम लोग क्या करते हैं, खाने के बिल्कुल फौरन बाद वो नहीं मिलेगी तो आप समझ लें कि हमारी मील कंप्लीट ही नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडरेशन में लेकर आएं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेकर आएं। चाय का जो बेहतरीन टाइम होता है वो आपके स्नैक टाइम्स में होता है। ओके। फॉर एग्जांपल आपने सुबह 8 से 9 बजे नाश्ता कर लिया है, अब 11 बजे आप चाय पी लें। अच्छा। वो आपकी एक प्रॉपर मील है। अगर आप उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में ले रही हैं, मतलब कि 7 to 8 सिप्स ले रही हैं, अगर आप एक छोटा कप भी ले रही हैं तो आपको कुछ नहीं कहेगा। मतलब हम लोग तो अमूमन ब्रेकफास्ट साथ होते हैं और साथ ही चाय का कप पड़ा हुआ होता है, साथ साथ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो साथ साथ चाय का एक सिप ले लेते हैं, तो वो नहीं हमें लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक है। अच्छा। देखिए, आपके खाने के अंदर जो कैल्शियम थी, जो आयरन थी, वो तो इनहिबिट कर दी सारी। हाँ। उसकी तो एब्जॉर्प्शन रोक दी। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो उनके लिए जो शुगर लेवल था, जो चाय अगर एक अच्छे अमाउंट में उसको अगर आप लेते तो आपके लिए वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छी थी, लेकिन जब आपने उसको एक्सीड कर दिया तो ऑब्वियसली वो आपके लिए नुकसानदेह है। अब फॉर एग्जांपल खाने के अंदर जो है वो आपको कैल्शियम मिल रहा है। हाँ जी। जब कैल्शियम ही आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपको अर्थराइटिस हो जाएगा। हमारे पाकिस्तानियों में मेन वजह ही यही है, हड्डियों में जो दर्द होने लग जाती है, जॉइंट्स में दर्द होने लग जाती है, उसकी वजह यही है। फिर अगर आपकी बॉडी को आयरन नहीं मिलेगा तो आप एनीमिक हो जाओगे, कलर आपका डल होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को एक लॉजिक के साथ चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या एक रीज़न क्या हो सकती है। एक बेनिफिट्स भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अच्छा, दूसरा, जिस तरह मैं सुबह उठते ही चाय पीती हूँ बगैर किसी नाश्ते के, खाली स्टमक जो लोग चाय पीते हैं इंक्लूडिंग मी भी, तो उनके लिए क्या हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं जो खाली स्टमक चाय पी रहे हैं? जी देखिए, अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, उठते साथ आप ये सिर्फ आपकी एक एडिक्शन है, ये आपके दिमाग के सोचने का एक जाविया है कि मैं उठूंगी और उठते साथ मुझे चाय मिलनी चाहिए, बेड टी मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मेरे बेड में ही चाय मिल जाए, बस मुझे चाय मिल जाए। तो आप देख लें कि हर चीज़ का आपने खुद को आदी बनाया हुआ है। अब जिस तरह आप इसके अंदर निकोटीन है, ठीक है, इसके अंदर कैफीन है, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने आदी बनाती हैं। अब आप देख लें कि और जो उनसे भी कार्सिनोजेंस होती हैं, सिगरेट्स वगैरह होती हैं, या आप लोग जो भी वेप वगैरह कर रही है आजकल की जनरेशन वगैरह, वो भी एक एडिक्शन है। हाँ जी। तो चाय भी एक तरह से एक एडिक्शन है। तो हर चीज़ जो आपको एक चीज़ से एडिक्ट कर रही है, आपको अपना आदी बना रही है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा। तो अपने आप को 1-2 दिन मेंटली प्रिपेयर करें कि मैंने सुबह सुबह चाय के बजाय मैंने उठ के नींबू वाला पानी पीना है, मैंने गर्म पानी लेना है, मैंने उसके अंदर ग्रीन टी डाल के पीनी है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट है एज़ कम्पेयर टू कि मैं यंग रहूँ और मैं एजिंग की तरफ ना जाऊँ। तो ये बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है वो सुबह सुबह उठ के नहीं आदमी गर्म पानी के साथ ग्रीन टी ले लें या आप लेमन ग्रास टी ले लें। अच्छा। अब लेमन ग्रास टी में भी ना 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है वो टी बैग्स वाली, और एक होती है आपको ड्राइड फॉर्म में जो है ना वो लीव्स मिलते हैं। एक जो आपको टी बैग्स के अंदर मिल रही है उसके अंदर आपको बहुत से केमिकल से प्रोसीजर वो गुजर के आपको मिल रहा है। एक चीज़ आपको फ्रेशली मिल रही है, ड्राइड फॉर्म में आपको मिल रही है, उसकी पीएच लेवल ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कि आप समझ लें कि केमिकल्स उसके अंदर मिल रहे हैं। तो सुबह सुबह चाय पीने के बजाय थोड़ा, अगर आप 5 days a week या 7 days a week चाय पी रहे थे तो एटलीस्ट 3 days a week जो है वो आप ये करने की कोशिश करेंगे ग्रीन टी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस मतलब सुबह उठते ही चाय के जगह ग्रीन टी पी, लीफ जो है वो ड्राई लेमन ग्रास टी, exactly. वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, मतलब हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, मैं भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। तो जो लोग बच्चे भी, हाँ, मतलब क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं, तो हमारे घरों में माएँ बच्चों को भी चाय पिलाती हैं कि सर्दी है तो टेम्परेचर ज़रा वार्म रहेगा, बच्चों को पिलानी ही चाहिए, बच्चों को पिलानी चाहिए, नो डाउट कि इसका आपको, मैंने जिस तरह बात की है कि एक एक्सीड करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे तो उसके आपकी बॉडी के ऊपर रिवर्स रिएक्शन होगा। अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, चाय के अंदर सवैयाँ डाल लेते हैं, चाय के अंदर बाकर खनी डाल लेते हैं, चाय के साथ केक रस ले लेते हैं। तो चाय इटसेल्फ एक मील है, उसको आप अलग लें, बहुत दिल चाह रहा है तो कभी कभी ले लें और उसकी थोड़ा सा पोर्शन को कंट्रोल करके खा लें। लेकिन चाय आप बच्चों को भी ज़रूर दें, बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसका कावा जो है वो उसको थोड़ा सा टाइम दे लें आप, मतलब पहले कहवा बना लें, सारी चीजें पहले ही, और लिमिट थोड़ा सा दूध डालें, मतलब पतली चाय पीने की जो है वो कोशिश करें। ठीक है, दूध पत्ती ना पिए, थोड़ा सा कहवा निकाल के और उसके अंदर दूध डालें, दूध पे हाथ होला रखे जरा थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, जिस तरह मैंने बात की कि मुख्तलिफ इकसाम है चाय की भी, मसाला टी आजकल बहुत ज़्यादा पी जा रही है, फिर इलायची वाली, कार्डमम टी है, लौंग वाली भी है, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं मसाले में, ये सारा कुछ डाल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा है? मतलब उसमें लौंग भी डाला जाता है, इलायची भी डाली जाती है, मसाले भी डाले जाते हैं, तो इनका क्या फ़ायदा है हमारे बॉडी को?
देखिए एक चीज़ आप इस थोड़ी सी छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आप खाली राइस ले रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या बिरयानी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है, मसाला जात भी डाल दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। वो नो डाउट टेस्ट तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या आपके लिए ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छे हैं जो बॉयल आपको मिले हैं। तो इसी तरह चाय है, अगर आप उसके अंदर खाली सिनेमम डाल लेते हैं तो वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। आपकी जो मेमोरी है वो लॉस नहीं होती अगर आप सिनेमम लेते हैं खाली उसके अंदर डाल के। तो वो एक सरप्राइजिंगली आपके लिए एक चीज़ है कि आप जो है वो सिनेमम जो है वो अपनी चाय में ऐड करें। बाकी जो कार्डेमम है, नो डाउट मुझे कार्डेमम टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पीती भी हूँ और अच्छी है, एक तरह से आप समझ लें कि अच्छी है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मसाला जाट डाल रहे हैं, पता नहीं उसके अंदर लौंग डाल रहे हैं, क्या क्या मसाले उसके अंदर डाल रहे हैं, वो ऑब्वियसली आपकी जो है वो हार्ट बर्न भी आपको करता है। आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको जाहिर सी बात है कि जब आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके अंदर HB लेवल उसका ठीक नहीं जा रहा है, आपकी सेल्स में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, आपकी शुगर लेवल जो है वो आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको हार्ट के जो स्ट्रोक्स हैं वो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब ये भी एक जो है ना वो तहकीक हमारे सामने आई है कि इसके भी हार्ट स्ट्रोक के जो चांसेस है बहुत। अच्छा ना, ये जिस तरह मैंने बात की कि मटकों में भी आजकल चाय बहुत मिल रही थी, और आपको याद होगा कोई 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला था कि वो मिट्टी के मटके थे और उसमें चाय बन रही थी और वो सर्व होती थी। तो उसका भी कोई फ़ायदा है या वो भी नॉर्मल टी ही है, बस उसको फैंसी करके बेचा जा रहा था? देखिए आप कह भी सकते हैं, और एक ये एशियन टाइम से जिस तरह देखा जाए कि पहले ये जो स्टील के गिलास या जो गिलास होते थे, अब जो आ गए मॉडर्न में हम लोग ग्लास के ले रहे हैं या स्टील के ग्लासेस ले रहे हैं, तो पहले टाइम में तो मटके ही यूज़ होते थे, बल्कि उसके अंदर तो पानी भी जो है वो अच्छे तरीके से आप कह लेंगे ठंडा भी रहता था। अभी भी हम जो गाँव वाले साइड पे जाएँ वहाँ पे लोग फ्रिज और फ्रीज़र का यूज़ नहीं करते, मटके यूज़ करते हैं। लेकिन आप हाइजीनिक चीज़ यूज़ करें। आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो बहुत से लोगों ने इसको यूज़ किया है तो उससे थोड़ा सा आप अवॉइड कर लें। बाकी इसका कोई आप समझ लें कि इतना एडवांटेज नहीं है कि आप मटके के अंदर उसको पिएं। अच्छा, मतलब उसका कोई नहीं, वो नॉर्मल है जो आप अपने घर में पीते हैं वैसे ही यूज़ करते हैं। Exactly. दूसरा, जो लोग एक तो चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 3-3 4-4 चम्मच एक कप में डाल के पीते हैं, एक तो उनके लिए वो कितना नुकसानदेह हो सकती है, और दूसरा ये कि जो लोग फिर ऑल्टरनेट्स पे चले जाते हैं कि चीनी नहीं है तो हम लोग डाइट कर रहे हैं तो उसमें शक्कर का इस्तेमाल कर लिया या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर लिया या स्टेविया का इस्तेमाल कर लिया या गुड़ का इस्तेमाल कर लिया, तो वो उसके ऑल्टरनेट हो गए। इसका मतलब अब ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने ना ये बड़ी एक मज़े की बात की है जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा, कि आप 2 चीज़ें हैं, एक चीनी है जो हम ले रहे हैं, वाइट शुगर जिसको हम कहते हैं, और एक ब्राउन शुगर है जिसको हम शक्कर वगैरह कह रहे हैं। जो चीनी है उसके अंदर 64 कैलोरीज हैं 1 टेबल स्पून के अंदर, और जो आपके पास शक्कर है उसके अंदर 62 है। सिर्फ 2 कैलोरीज का फर्क है, बस 2 कैलोरीज का। तो आप समझ लें कि किस तरह आप कह सकते हैं कि वाइट शुगर जो है और ब्राउन शुगर जो है अगर हम शक्कर ले लेंगे तो वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली एक इस तरह से मान सकते हैं इसको कि जो वाइट शुगर है वो एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरी है, हाँ। और वो उतनी बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर टू के जो शक्कर है। लेकिन अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या अगर जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए चीनी और शक्कर दोनों ही आप समझ लें कि आपने मरना है तो आप शक्कर खा के मर जाए, आप गुड़ खा के ही मर जाए। तो फिर ये बात है कि आपने अगर स्टीविया जिसकी बात की जाए, पहले आते थे आप एस्पार्टम समझ लें, सुक्राल आता था हमारे पास, ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लिए थे, ये हैं आर्टिफिशियल। अच्छा। लेकिन स्टीविया प्लांट बेस्ड जो है वो आपको स्वीटनर मिलता है। तो अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टीविया के बारे में नहीं पता, लेकिन जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं उनको पता है कि स्टीविया के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कि आपके अंदर इसको 0 शुगर मिल रही है, आपको 0 कैलोरीज मिल रही हैं, और उसके अलावा स्वीटनर एज कम्पेयर टू चीनी है तो सस्ती चीज़ है। आप अगर 1 किलो चीनी लेकर आ रहे हैं तो आप समझ लें कि उसका डबल आपको जो है वो स्टीविया मिल रहा है। वो इस तरह से कि 1 टेबल स्पून अगर आप ले रहे हैं चीनी तो आपको उसका 4th जो उसका क्वार्टर है आपको सिर्फ उतने स्टीविया यूज़ करना पड़ेगा। वाओ। तो ये एक बहुत ही आप समझ लें कि एक अच्छी चीज़ है, और हाइजेनिक भी है, आपकी जो गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, आपको शुगर डायबिटीज़ के लिए अच्छी है, ओबेसिटी के जो पेशेंट जो अपना आप वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आपकी जो है वो सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका बजट भी अच्छा रहेगा, और टेस्ट करेगा, और टेस्ट भी अच्छा है। और आजकल तो वैसे भी जो चीनी की कीमतें थी वो आसमान को पहुंच रही थी, और हर कोई बातें कर रहा था जनाब चीनी जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं बाकी ऑल्टरनेटिव से। अच्छा, शहद का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्टरनेट समझा जाता है कि चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, शहद इस्तेमाल कर लेंगे, उसका भी कुछ बेनिफिट है या वो भी उतना ही है जितना ब्राउन शुगर और शुगर का है? शहद का आप कह सकते हैं कि बेनिफिट है,
क्योंकि शहद में जो है वो बहुत सी बीमारियों की जो है वो शिफा है। लेकिन अगर आप उसको मिक्स करके ले रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बिरयानी वाली बात की है कि हर चीज़ को आप डाली जा रहे हैं, ऐड करी जा रहे हैं उसके अंदर, तो वो ऑब्वियसली अगर आप दूध के साथ शहद लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप उसको एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके उसको मिल रहे हैं, आपको पत्ती से मिल रहे हैं, उसकी पीएच लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली शक्कर जो है वो फिर जो आप शहद की बात कर रही हैं वो भी आपके लिए बेनिफिशियल उस तरह से नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसके जो सारी ग़िज़ाइयत थी वो तो आपने ख़त्म कर दी, वो तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने ये कहना है कि हाथ होला रखना है चीनी के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन यासीन मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और चाय के ऊपर जनाब हमने बात की है कि चाय पिए, लेकिन एतदाल में रह के, बैलेंस्ड रह के चाय पिए, ताकि आपके जिस्म के ऊपर या आपको हेल्थ हैज़र्ड्स का सामना ना करना पड़े। तो अब भी चाय पीते हैं, नया कप मंगवाते हैं क्योंकि ठंडी हो चुकी है, और हम भी चाय पियेंगे, आप भी चाय पिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और हेपेटाइटिस को खामोश वायरस कहा जाता है, और इसकी अलामात ज़ाहिर होने से 10 से 20 साल तक मरीज़ जो है वो सेहतमंद ही नज़र आता है। और पाकिस्तान में इस मर्ज़ के शिकार अफराद की दुरुस्त तादाद जानने के लिए हर पाकिस्तानी का टेस्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और हेपेटाइटिस के मरीज़ इससे कहीं ज़्यादा हैं जितने बताए जाते हैं, जितने रिपोर्ट होते हैं। और पाकिस्तान भर में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की सही तादाद का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा खासा मुश्किल भी है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, और वो आम तौर पर मुख्तलिफ़ अलामात को मर्ज़ समझकर उनका इलाज करवाते रहते हैं, और किसी मुस्तनद मुआलिज की बजाय गैर मुस्तनद डॉक्टर्स या फिर हकीमों से इलाज करवाते हैं, और मर्ज़ उनका बढ़ जाता है। तो और ख़ुद को जो है वो तसल्ली देते रहते हैं कि शायद हम अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहा यह भी जा रहा है कि जनाब अब पाकिस्तान जो है वो ख़ासतौर पर हेपेटाइटिस में, इस मर्ज़ में दुनिया के पहले नंबर पर आ चुका है। तो ये मर्ज़ है क्या, जिसको पीला यरकान, काला यरकान कहा जा सकता है? कौन सी इसकी जो टाइप है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? कौन कौन से स्टेजेस हैं जिससे रिवर्सिबल जो है वो नहीं हुआ जा सकता है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर अवैस आबिद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, सर्विसेज हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर अवैस, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? डॉक्टर अवैस, हेपेटाइटिस, काला यरकान, पीला यरकान, सबसे पहले तो बताइए ये है क्या, और दूसरा दोनों में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। काला यरकान जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी है। अच्छा। और जो पीला यरकान है ये हेपेटाइटिस ए और ई है। आमतौर पे ये वो लोग हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा उल्टियों के साथ और आंखों की पीली रंगत के साथ, जी जी, और यूरिन का डिस्कलर हो जाना, और फिर बहुत ही लेथार्जिक स्टेट में आते हैं। ये वो लोग हैं जो इजी टू रिकग्नाइज हैं। ये खुद आपको आके बताते हैं कि एपेटाइट बहुत कम है, भूख नहीं लग रही, उल्टियाँ आ रही हैं, यूरिन का कलर बहुत डार्क है, कॉम्प्लेक्शन बहुत येलो हो गया, येलो हो चुका है, पेल हो चुका है। इन लोगों को तो आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई करके ट्रीट करते हैं। व्हेन दे गेट ट्रीटेड तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। अच्छा। हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें। ओके, पीला यरकान जिसे कहा जाता है आम जुबान में। जो ये खामोश कातिल की बात हो रही है, ये हेपेटाइटिस बी और सी है। यस, देयर आर सिम्टम्स इनिशियली, लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, लोगों को जो एपेटाइट है वो वैसा नहीं रहता। अच्छा। उनकी फिटीग बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल वर्क रूटीन में वो पहले से ज़्यादा थकावट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो उसके अलार्मिंग साइंस हैं, यानी पेट में पानी पड़ जाना, या खून की उल्टी आ जाना, या काले पखाने आना, या बेहोशी हो जाना, ये सारी काली यरकान की अलामात हैं। ये बीमारी से 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वायरस के सिरोसिस कितना हो चुका है, ये उसके मुताबिक जो है वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो येस, टेस्टिंग इज़ नेसेसरी ताकि आप इसको जल्दी रिकग्नाइज करें। एक दफ़ा आप इसको रिकग्नाइज करते हैं तो आप इलाज की तरफ जाते हैं, और इलाज वो है जो कि आपको मुस्तकबिल में डिजीज़ के बर्डन को कम कर सकता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जिस तरह पीला यरकान, जैसे ए और ई कहा जाता है, ये किस वजह से होता है? इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, कॉजेज़ क्या हैं? दोनों में फ़र्क करना पड़ेगा। पीला यरकान हमारे खाने पीने की रूटीन है। हम गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से एक वायरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि हमारे जिस्म में आता है, और वो हमें यरकान कर देता है। इसकी ट्रांसमिशन खासतौर पे अगर हम हेपेटाइटिस ई की बात कर रहे हैं, ई फॉर एलिफेंट,
तो वो जो है वो फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन का मतलब है कि अगर आपका खाना बनाने वाला जो है वो हाथ नहीं धो रहा तो उसकी गंदगी की वजह से ये यरकान आप में ट्रांसफर, प्रॉपर हाइजीन का उसने ख्याल नहीं रखा हुआ, फुकदान की वजह से, या गंदा पानी आप पी लेते हैं तो उसकी वजह से ये आपको होगा। अच्छा। जहाँ हेपेटाइटिस काले यरकान की बात कर रहे हैं जो कि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, उसमें इस तरह का मसला नहीं है। वो आपको गंदी सिरिंज के इन्फेक्शन के साथ या आपकी सर्जरी कहीं हुई है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं थे। आमतौर पे चाइल्ड बेयरिंग एज में जो फीमेल्स हैं उनमें ये बहुत कॉमन है क्योंकि सर्जरी वहाँ से होती है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन का नहीं पता होता। तो दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पे भी जो इंसिडेंस है वो चाइल्ड बेयरिंग एज की वुमेन में ज़्यादा हाई है। अच्छा। फिर अगर आपने कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, कोई दांत निकलवाया, एक्सट्रैक्शन कराई है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं थे तो हो सकता है। और बार्बर की शॉप्स पे जो जाते हैं, बार्बर की शॉप्स पे जाते हैं, इसलिए इट्स रिकमेंडेड कि आप अपनी शेविंग किट और अपनी जो बार्बर किट है वो अपनी खुद लेके जाया करें वहाँ पे। इसके अलावा पुराने ज़मानों में बिफोर द 80s ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ करती थी इसकी स्क्रीनिंग नहीं हुआ करती थी। अच्छा। तो सारे लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते थे तो दे वर नॉट अवेयर कि उनको हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हुआ या नहीं हुआ। अब ये सारे लोग अपने 50s और 60s में अब इस एरा में, तो उन लोगों को बेचारों को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई बिफोर स्क्रीनिंग जो है 80s में, फिर एक प्रोटोकॉल आया कि जिसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा उसको वायरल हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीन करने के बाद होगा। अच्छा, यानी हेपेटाइटिस से पाक खून जो है वो जो ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। तो ये 4-5 रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है काले यरकान के। ठीक है। और जिस तरह आपने कहा कि पीला यरकान है वो 2 से 3 महीने में वो बंदा जो है रिकवर हो जाता है, लेकिन काला यरकान है उसके साइंस एंड सिम्टम्स ही 10 से 20 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं उसको नज़र आते हुए। तो उसकी रिकवरी में फिर कितना टाइम लगता है या वो पूरा फिर लाइफ स्पैन तक वो उसका साथ चलता है वो काला यरकान? पीला यरकान 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ट्रीटेबल है। काले यरकान की जब हम बात करते हैं तो अर्ली साइंस तो हैं। तो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ पेशेंट विद फटीग एंड ऑल दैट, तो आपको उसको वायरल स्क्रीनिंग तो करानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी का एक सस्ता सा टेस्ट है जो करा लेना चाहिए। उसकी वजह भी यही है, जैसे आपने पूछा कि अगर तो अर्ली स्टेज पे रिकग्नाइज हो जाए जहां उसके अल्ट्रासाउंड में और उसके लिवर में सिरोसिस नहीं है या फाइब्रोसिस नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि लिवर जो है उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल मेंटेन्ड है, उस वक्त पे तो वो 100% ट्रीटेबल है। जो अब ड्रग्स हैं उसमें वो 95% जो है वो SVR बताते हैं। SVR मीन सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि इलाज के तकरीबन 1 साल बाद तक जो है वायरस जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर ये पेशेंट्स लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, इसमें एक चाइल्ड क्लासिफिकेशन होती है, अगर ये B और C में प्रेजेंट करते हैं फिर इनकी रिकवरी बहुत ही कम हो जाती है। मतलब फिर इस स्टेज पे ही होते हैं जहाँ पे इनकी 100% रिकवरी तो मुमकिन नहीं है। हाँ, डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है, डिजीज़ का जो आगे बढ़ना है, उसको हम ज़रूर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन उनकी रिकवरी पर मुमकिन नहीं है। अच्छा। मैं आम अल्फाज में बताता हूँ, अगर एक मरीज़ के पेट में पानी है जो कि हेपेटाइटिस की वजह से है, और भी वजहों से हो सकता है अगर हेपेटाइटिस की वजह से, और अगर उसका जिगर सुखड़ गया या उसकी तिल्ली बढ़ गई है या उसको खून की उल्टी आना शुरू हो गई है या वो बेहोशी में बार बार जा रहा है, तो ऐसे लोगों में रिकवरी के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। और ये वो सिम्टम्स हैं दैट विल टेक अबाउट 10-15 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। और इसमें ट्रांसमिशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। वर्टिकल ट्रांसमिशन इज द कॉन्सेप्ट दैट वी यूज, कि मदर से बेबी में जो वायरस आता है, ये वो लोग होंगे जो जल्दी सिरोसिस में चले जाएंगे इन देयर अर्ली टीन्स। जिन्होंने बाहर से वायरस कंट्रैक्ट किया आफ्टर शेविंग या सर्जरी, वो तो 40s-50s में जाके जो है वो डीकॉम्पेंसेट करेंगे। तो ये वो लोग होंगे जो बड़ी जल्दी जो है वो डीकॉम्पेंसेट कर जाएंगे। अच्छा। तो इसीलिए द वे टू गो इज़ कि इट्स रिकमेंडेड ऑल्सो, पाकिस्तान में जो इसकी प्रिवेलेंस है हेपेटाइटिस की वो 5 to 9% है। और फिर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप लोग न्यूज़ कवर करते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है। फिर हम लोग इनको ना ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस प्रिजनर्स में हेपेटाइटिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हेपेटाइटिस E है उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ उसकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। हेपेटाइटिस E एक पीला यरकान है जिसकी प्रेगनेंसी में इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है और उसकी मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा है। यानी उसकी आम तौर पे मॉर्टेलिटी 5% है, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 20% तक चली जाती है, यानी 4 times राइज हो जाती है। तो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस सिम्टम्स, तो द ओनली वे टू गो इज कि आप टेस्ट कराएं ताकि आप इन अलामात से बचें जो कि बाद में इसको कॉम्प्लिकेट। प्रेगनेंसी में तो खासतौर पर पीला यरकान बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ख़वातीन को हो जाता है, तो वो अगर माँ को हुआ है तो वो बेबी को भी है चांसेस कि उसको भी हो जाएगा?
अब हेपेटाइटिस ई में ना मदर की मॉर्टेलिटी जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है। अच्छा। चाइल्ड एंड फीटस जो है, ये वायरसेस आमतौर पे ट्रांसमिट नहीं होते, लेकिन मॉर्टेलिटी यानी शरह अमवात चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इनको वहाँ पे ट्रीट करना या उनको अकॉर्डिंगली डील करना बड़ा ज़रूरी है। एंड समटाइम्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, यानी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना जो है वो ज़रा ज़रूरी हो जाता है, ताकि मदर की जो सेहत है उसको जो है वो ज़रा। लेकिन WHO की जो इदाद शुमार है उसके मुताबिक हर 30 सेकंड में एक जो फ़र्द है वो इससे जाँ बहक हो रहा है हेपेटाइटिस से। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि सपोज़ एक 18 से 25 साल का एक फ़र्द है जिसको हेपेटाइटिस है, दूसरा 40 से 50 साल का फ़र्द है जिसको हेपेटाइटिस है, तो दोनों में कितना रिकवरी टाइम लगेगा? रिकवरी आमतौर पे स्टेज ऑफ डिजीज़ है। अच्छा। ये कम एज पे डिपेंड करता है। कम एज पे ज़्यादा एज वाइज अगर हम देखें तो जिनकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है तो दे विल समहाउ रेजिस्ट द एक्शन ऑफ द डायरेक्ट एंटीवायरल ड्रग्स। तो रिकवरी का टाइम डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज अगर एक ही है, अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुई, अगर डीकॉम्पेंसेशन नहीं हुई, तो दोनों का रिकवरी टाइम सेम होगा। जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। एक PCR टेस्ट होता है जो 1 महीना लेता है नेगेटिव होने में, लेकिन हम 3 माह के बाद वो कराते हैं। तो 3 माह का ट्रीटमेंट है एक ओल्डर पेशेंट में जो कि 40-50 ईयर्स के एज के हैं, और एक यंग पेशेंट में भी 18 से 20 साल की उम्र में। ये 3 मंथ्स का ही टाइम है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो उसकी हेपेटाइटिस की एज कितनी है। अगर उसको हेपेटाइटिस 10 से 15 साल पुराना है तो फिर देयर आर लेस चांसेस कि वो रिकवर करेगा। अगर उसको हेपेटाइटिस अभी अभी हुआ है और उसने टेस्ट करा के उसको इलाज कराने की तरफ चला गया है, तो फिर तो उसकी रिकवरी 3 माह के अंदर अंदर हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जिनको हो जाता है वो रिकवर भी हो गए हैं, तो वो उनको दोबारा भी हो जाता है, दोबारा चांसेस हैं, तो कौन से लोग ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं? कोई और क्रॉनिक डिजीज़ उन्हें हो और ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स हों जिसकी वजह से वो दोबारा इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं? इसको हम डिजीज़ रिलैप्स कहते हैं कि वंस यू आर ट्रीटेड उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट कर लें ये वायरस दोबारा। आज से 8-10 साल पहले इंटरफेरॉन्स इंजेक्शंस लगाए जाते थे हेपेटाइटिस के इलाज के तौर पे। वो इंजेक्शंस अब आउट ऑफ फैशन इसलिए हैं क्योंकि उससे रिकरेंस के चांसेस बड़े ज़्यादा थे। चूँकि रिकरेंस हो रही थी, ट्रीटमेंट फेलियर बहुत ज़्यादा था, तो अब डायरेक्ट एंटीवायरल ड्रग्स यानी खाने वाली दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको रिकवर कर जाते हैं। तो रिकरेंस में जैसा कि अभी हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए, अगर कोई बाहर से ही शेव कराता जा रहा है या कोई गंदे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही सर्जरी जो है वो उस पर एक्सपोज हो रहा है, अच्छा। या वो डेंटल एक्सट्रैक्शन कराता जा रहा है जहाँ पे उसको री एक्सपोजर होता चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली इज बाउंड टू कंट्रैक्ट दैट वायरस। लेकिन सेफ प्रैक्टिसेस के साथ इसकी रिकरेंस नहीं है। एंड वंस यू आर ट्रीटेड तो वो कहते हैं कि 95 to 98% चांसेस हैं कि आप ठीक भी हो जाए और दोबारा आपको यरकान ना भी हो, अनलेस कि आप आइडेंटिफाई ना करें कि किस वजह से आपको पहले यरकान हुआ था और आप दोबारा से उसी में ना चले जाएं। उसी में ना चले जाएं। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि यरकान से इसको डेवलप कैंसर में होते हुए भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वाकई ऐसा है? इट्स अ मिथ और इट्स अ रियलिटी? अच्छा, थोड़ा सा उसमें हमें देखना पड़ेगा। ये काले यरकान में एक किस्म है हेपेटाइटिस बी, अच्छा, जिसकी एफिलिएशन है विद HCC हेपेटोसेलुलर कैंसर जो है उसका। हेपेटाइटिस सी के साथ भी ये प्रोग्रेशन है, लेकिन हेपेटाइटिस बी में ये इंटरेस्टिंग या ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों की स्टेज अभी इतनी नहीं भी बड़ी होती और वो कैंसर का शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस सी में इट्स अ बिट डिफरेंट कि आपको पता लगेगा 10 से 15 साल की बीमारी, जिगर का सिकुड़ना, पेट में पानी पड़ जाना और फिर कैंसर डेवलप करेगा। हेपेटाइटिस बी में कभी कभी ऐसा नहीं होता, मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक होता है, अचानक से आप उसको स्क्रीन करते हैं और उसके जिगर में एक रसोली निकल आती है विच अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी कैंसर। तो हेपेटाइटिस बी में इसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। 5% 10% लोग जो हेपेटाइटिस बी का शिकार होंगे वो अल्टीमेटली दे विल एंड अप इन डेवलपिंग कैंसर्स। लेकिन फिर वही बात है, कैंसर में भी आप इतना जदीद इलाज है कि अगर वो रसोली का साइज छोटा हो और अगर इनफिल्ट्रेट ना किया हो तो कैंसर का इलाज भी जो हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड है वो 100% मुमकिन है। वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको इनिशियल स्टेजेस पे पकड़ लें, ये ज़्यादातर जो बात है, क्योंकि इसकी अलामात नहीं आती हैं तो हम डॉक्टर्स को विज़िट भी नहीं करते। और वैसे भी हमारा ये यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं है कि हमने 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपना पूरा बॉडी टेस्ट कराना है, ऐसा हमारा कोई भी
यहाँ पर हेल्थ को प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता है। अच्छा, दूसरा इसकी थोड़ी ट्रीटमेंट के हवाले से डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं कि एक तो आपने बताया कि अब जदीद तरीका आ चुका है, अब उस तरह इंजेक्शंस या वो चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं, अब दवाइयाँ दी जाती है, तो वो कितना उसका टाइम होता है, टाइम पीरियड कितना होता है कि वो कितनी खानी है, और इसका और वैक्सीनेशन क्या इसकी है और वो कब लगवा लेनी चाहिए? पीले यरकान में हेपेटाइटिस ए और ई दोनों की वैक्सीनेशन मौजूद अच्छा। है। ई तो अब पाकिस्तान में भी मौजूद है, ए पहले से थी। आमतौर पे ये ट्रैवलर्स को लगाते हैं जो बाहर से हमारे मुल्क में आ रहे हैं, जहाँ पे यहाँ हेपेटाइटिस एंडेमिक है, तो 1 वीक बिफोर ट्रैवलिंग वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों इम्यूनाइज हो जाते हैं। ओके। अब आज काले यरकान की तरफ, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बीमारी से बचाव की बात करें, यानी आप, मैं और हम सब लोग जो हैं अगर वैक्सीनेट करा लें तो फिर हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस हमें बहुत कम हो जाएगा। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम एंटी-एचपीएस कहते हैं, वो हम वक्तन फवक्तन करवाते रहते हैं टू टेस्ट के हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज कितनी है। हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आमतौर पे कभी ना कभी एक्सपोज हो जाते हैं, कभी कोई सिरिंज हमें चुभ जाती है या कुछ ना कुछ, तो उसमें ये जो एंटीबॉडी का टाइटर है वो हमारा डिफेंस है। जिसका एंटीबॉडी का टाइटर अच्छा होगा उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इवन आफ्टर गेटिंग अ नीडल प्रिक इंजरी, जो कि हम कभी सर्जरी के दौरान सस्टेन कर लेते हैं, तो उनमें हेपेटाइटिस होगा। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है। वैक्सीनेशन का मतलब है बीमारी से बचाव, एक्सपोजर से पहले हम अपना इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त इतनी बेहतर कर दें कि हम उस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। जहाँ हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं है वहाँ उसका इलाज थोड़ा सा आसान है, निस्बतन आसान है। 3 महीने का ट्रीटमेंट है और सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग जो कि अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, 95% लोग उससे ट्रीट हो जाते हैं। When it comes to hepatitis B, तो that becomes a little bit more complicated. हेपेटाइटिस बी के हर मरीज को इलाज की जरूरत नहीं होती। अच्छा। 95% लोग वो होंगे जो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। 5% लोग ऐसे होंगे जिनको इलाज की जरूरत है, लेकिन जिनको है उनको शायद सारी जिंदगी इलाज की जरूरत पड़ेगी। वो जो एक गोली वो खाएंगे वो शायद लाइफ लॉन्ग खाएंगे या कम से कम 5 साल के लिए खाएंगे, जब तक कि सीरो कन्वर्जन हो नहीं जाती, जब तक कि वायरस जो है उनके जिस्म से ख़त्म हो नहीं जाता। और जो कि हेपेटाइटिस बी में अब हमने भी जिक्र किया कि कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा है, क्रॉनिसिटी का रिस्क भी ज़्यादा है, तो इसकी स्क्रीनिंग और इसकी सर्विलेंस प्रोग्राम होता है कि अगर आपको एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है तो उसके बाद हर 6 माह बाद आपने एक अल्ट्रासाउंड कराना है, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, ताकि आप देखें कोई रसोली तो नहीं बन रही। अगर कोई HCC का चांस है तो उसमें फिर बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, टेस है, PEI है और RFA है, लिवर ट्रांसप्लांट है। फिर ये सारे ऑप्शंस हैं जो हमने कंसिडर करने हैं एक पेशेंट के अंदर, ताकि अगर कैंसर है भी तो उसको भी अर्ली स्टेज में, इससे पहले कि वो फैल जाए, उसको ट्रीट किया जाए। अच्छा, इसमें क्लीन डाइट का बड़ा अहम रोल है कि हम लोगों ने क्लीन डाइट खानी है, हमने बड़ा ख्याल रखना है कि पीला यरकान ना हो जाए। तो हमारे तो घरों में जो पानी आता है वो भी इन्फेक्टेड ही आप कह सकते हैं, या सीवरेज का हमारा ऑब्वियसली लाहौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उसके हवाले से क्या किया जाए? देखें, थोड़ा सा वो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज़ हैं और पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी क्या है। जी। बहुत सारे लोग मिनरल वाटर को अफोर्ड भी नहीं करते हैं, तो द सिंपल वे टू गो इज़ के बॉईल कर लें पानी को। जो आपका पानी आ रहा है आप उसको अगर चेंज नहीं कर सकते तो उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना जो है ये उसको काफ़ी हद तक इरेडिकेट कर देता है। जहाँ तक खाने की बात है तो व्हेन पेशेंट्स कम टू अस, हम उनसे पूछते ज़रूर हैं कि आपने कहाँ से खाना खाया था, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस के बड़े अच्छे ब्रांड्स जो हैं, वी डोंट नेम इट, लेकिन आप वहाँ से खाना खा के भी वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली पर्सनल हाइजीन, मोर देन खाना नुकसानदेह हो सकता है। पर्सनल हाइजीन मोर देन द फूड वी टेक ना। अगर खाना बनाने वाले ने वॉशरूम से निकल के हाथ ही नहीं धोए हैं तो वो आप किसी भी ब्रांड में चले जाएं तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो द सेफेस्ट वे टू गो इज जो होममेड फूड है उसमें यू कैन ट्रस्ट पीपल ना कि ये लोग इस तरह नहीं करेंगे। तो अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, मेक श्योर करना कि हाइजीन ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मिनरल वाटर पीना चाहिए, जहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते बॉइल्ड वाटर जो है वो आपको पीले यरकान से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। वो भी आप समझे कि मिनरल वाटर ही है आपके लिए। अच्छा, दूसरा, पूरी दुनिया में इसके ऊपर काबू पाया जा रहा है, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरह की बाकी जो बीमारियाँ होंगी। अभी तो हम क्योंकि हम हेपेटाइटिस पे बात करें और पाकिस्तान जो है उसमें कमी की बजाय ज़्यादती हुई जा रही है, ज़्यादा ही होते जा रहे हैं इसमें पेशेंट्स। क्या वजह है? उन्होंने ऐसी कौन सी प्लानिंग की है, ऐसी मनसूबाबंदी की है कि वो लोग इन चीज़ों पर ओवरकम कर रहे हैं और हम अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं? सेफ प्रैक्टिसेस, बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए इसके ऊपर कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी है।
हमारे बहुत सारे लोग, अब हेल्थ कार्ड के बाद आपने देखा बहुत सारी सर्जरीज हुई, उतना ही स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए थी स्टेरिलाइजेशन के ऊपर भी। ऐसे ऐसे सेंटर्स में सर्जरीज हुई जहाँ पे मतलब दूर दराज इलाकों में शुरू हो गई, तो वहाँ हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करें। ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वायरस, उनमें अक्सरियत वो है जिन्होंने कोई ना कोई डेंटल प्रोसीजर कराया होता है। सही। तो क्वैकरी पे बहुत सख्ती से हमें निपटना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो मरीजों का नुकसान वैसे पहुंचाते हैं, अगर वो काम ठीक भी कर लें तो अल्टीमेटली जो डिजीज बर्डन ऑन द कम्युनिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। एक हेपेटाइटिस का मरीज जो है ये टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज है। अच्छा। जो काला यरकान है टोटली प्रिवेंटेबल है। आप शेविंग किट अपनी इस्तेमाल करें, आप सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको स्टेरिलाइज करें, कोई गंदी सिरिंज ना यूज़ करें। खास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन लोगों को चाहिए कि जो प्रिकर और वो यूज़ करते हैं वो अपना पर्सनल यूज़ करें। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि मेडिकल स्टोर पे जाके शुगर चेक करा ली, वो प्रिकर की नीडल तो चेंज हो जाती है लेकिन जो उसका ऊपर वाला कवर है जिसके ऊपर ब्लड लगता है हर दफ़ा, वो चेंज नहीं किया जाता। तो ये जनरल अवेयरनेस है। ये जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस हैं, जब ये इतनी बड़ी बर्डन बन जाती हैं ना, इंटरेस्ट नहीं ऑन दिस कि जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं जो डीकॉम्पेंसेट कर जाते हैं, ये बेचारे हर 2-3 हफ्ते बाद हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर इनका बर्डन अलग, इनकी फैमिली के ऊपर बर्डन अलग होता है। हाँ। डिजीज अवेयरनेस बहुत कम है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इन पे ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने की रूटीन चेंज करनी पड़ेगी एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी मरीज टेस्ट करता है पॉजिटिव, उसका अगर फौरन इलाज करा लिया जाए तो वो ज़्यादा कम्युनिटी के क्यूरेबल है, प्रिवेंटेबल है। मतलब ये एक आखिरी बात मैं कर दूं कि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है कि वंस यू आर इन्फेक्टेड तो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इन्फेक्ट हों, आप कम्युनिटी में लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो अगर ट्रांसमिशन हमने रोकनी है तो फिर जो है इसको एक्टिवली ट्रीट करना है। बिल्कुल ऐसे ही अपने लिहाज से हम लोगों ने इकदाम उठाने। डॉक्टर अवैस आबिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी जनाब कि हम लोग ये है कि हमारा यहाँ पे रवैया ये होता है कि अगर हेपेटाइटिस का कोई मरीज़ है ना, हम उसे समाजी बाइकआउट भी कर लेते, तो ऐसा नहीं करना है। ये प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है, फैलता है, लेकिन अगर प्रिवेंशंस कर ली जाएँ तो मेरे ख्याल से इस पर काबू पाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब आपकी मैंने मुलाकात करानी है पाकिस्तान के ऐसे टैलेंटेड लोगों से जो अपनी महारत के कमाल पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली भी उनके इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। तो पहले जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करानी है वो इंजीनियर हैं, हसन रज़ा उनका नाम है, और जनाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। क्या एक कमाल प्रोजेक्ट बनाया है। और इससे पता चलता है कि जो पाकिस्तान की यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनके पास दिमाग बहुत है और जनाब वो अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जनाब इजादात कर रहे हैं कि हम दंग रह जाते हैं। उन्होंने बनाया है एक फायर फाइटर रिबोट जो कि सेंसर के साथ चलता है। वो सेंसर की मदद के साथ खुद ही आग की निशानदेही करता है और उसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी इजाद आप इसको कह सकते हैं। इसका फ्यूचर क्या होगा, मार्केट में हमें कब ये मिलेगा और ये किस तरह काम करता है, इस हवाले से हमने बात करनी है हसन से। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, डिटेल में इससे बात करती हूँ, लेकिन एक और जैसे मैंने बात की कि मैं मुलाकात करवा रही हूँ टैलेंटेड लोगों से, तो एक और आप कह लें कि शख्सियत है जिससे आपकी मुलाकात करानी है, क्योंकि आजकल बीमारियों का सीज़न मैं तो कहूँगी कि इतने बैक्टीरिया, इतने वायरसेस आ चुके हैं कि हर दिन हमें किसी नए वायरस के साथ जूझना पड़ता है, नए इन्फेक्शन का हमें ना सुनना पड़ रहा होता है। तो उन्होंने बनाया है ऐसा फैब्रिक जो कि एंटी माइक्रोबियल है या जिसे एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक कहा जा सकता है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो वाला उन्होंने फैब्रिक बनाया है कि जब आप वो पहनेंगे तो जनाब आपको कोई भी वायरस जो है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इजाद है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट किस तरह आया, ये मार्केट में कब आएगा, ये बना कैसे कपड़ा, और ये क्या टेस्टेड है, अप्रूव्ड भी है, और ये किस तरह काम करेगा। तो इस हवाले से मैंने आपको मिलाना है अदीना जमशेद हैं जो कि डिज़ाइनर हैं, और उनसे बात करते हैं और उनसे भी उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अदीना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अदीना, सबसे पहले तो मुझे बताएं किस तरह
कितना ये मतलब इतना यूनिक सा कॉन्सेप्ट आप लेकर आई हैं, एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल इसको कह लें कि फैब्रिक तैयार किया, क्या इसके पीछे के आइडिया क्या था? बेसिकली इट वाज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। अच्छा। एक रिसर्च थी, लॉन्ग बेस्ड रिसर्च थी जिसके ऊपर काम करना था, और जिस तरह अभी आपने ही कहा है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, हाँ। आने वाले टाइम में विरुलेंट का खतरा तो अब हम नहीं रोक सकते। वी हैव टू बी वेरी ओपन टू द आइडिया कि हमें जो वैक्सीन लगी हैं या जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, जो भी वो 1 साल में तैयार की गई थी। वी डोंट नो द कॉन्स, हम कितने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, हमें अब नहीं पता हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत हमारा कब तक साथ दे रही है। और जिस तरह इकोलॉजिकल सिस्टम, जियोलॉजिकल सिस्टम हमारे चेंज हो रहे हैं, पुराने ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, वोल्केनो इरप्शन हो रही है, तो इनके अंदर से जो हमारे पास सीज्ड या छुपे हुए बैक्टीरिया वायरस बाहर आ रहे हैं, तो इट्स हाई टाइम अब हमें अपनी प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में सोचना होगा। बिकॉज एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा यू विल इंजेक्ट योरसेल्फ विद अ वैक्सीन, क्योंकि आपको कॉन्स नहीं पता। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए अब हमें ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए आई क्रिएटेड दिस होल फैब्रिक इन्होंने बनाया है। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन अभी मैं हसन से भी जानना चाहूँगी जो उन्होंने रिबोट बनाया है, फायर फाइटर रिबोट, कैसे बनाया आपने? इसके पीछे का आइडिया क्या था? ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था या आपने सोचा हुआ था कि अच्छा मैंने इस तरह की कोई चीज़ बनानी है अपनी लाइफ में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम बिअज़्ज़ि कुल्लि माल में लगा। जी देखें, ये ना बेसिकली मेरा था FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑफ माई डिग्री। तो वहाँ पे क्या नहीं कुछ तो करना था मैंने, तो मैंने कहा जी क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे मेरी कौम को, मेरे कह लें पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि जो सा US फायर ब्रिगेड टीम जो काम अभी वहाँ पे कर रही है, वो जस्ट इसको बाय रिमोट वहाँ पे एक्सेस कर रही है। मैंने पहले तो कहा ठीक है जी वैसा ही काम वहाँ पे कर लेते विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैंने कहा यार वो तो काम खैर पहले हुआ तो इसमें कोई इतना ख़ास ये क्या बात नहीं है कि ये बहुत आगे तक जा सके। फिर मैंने इसको एक आके यहाँ पे कह लेंगे नया कह लेंगे मोड दिया इसको मैं। अच्छा। जिसको मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटेड मोड है। अच्छा। इसका थ्रू कह लेंगे वाईफाई हम इसका मोड को चेंज कर सकते हैं और ये वहाँ पे फुली ऑटोमेटेड हो जाएगा। ओके। इसके साथ मैन पावर की नीड वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ख़ासतौर पर आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, हादसात भी, और जो लोग बचाने जाते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम होती है, वो भी कभी खुदा ना खास्ता उसका जो शिकार हो जाते हैं। तो इसमें हमारे जो लोगों की जो मैन पावर है वो कम से कम लगेगी, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए जो से फायर फाइटर्स है वो हमारे मुहाफिज हैं, तो फिर देखा जाए तो उनकी जान का कौन होगा मुहाफिज। तो बेसिकली मेरा ये जो सा कह लें एक कदम है वो मेरा उनके लिए था। क्या बात है, वाह जी वाह। और एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने ये कदम उठाया है। लेकिन ये जो पूरा पैकेज आपने तैयार किया, इसको कितना टाइम लगा है इसको बनाते हुए? इस पे मुझे 1.5 ईयर लगा। अच्छा। और ये मेरा देखा जाए तो 1 साल का हमें टाइम देती यूनिवर्सिटी में। हाँ जी, फाइनल प्रोजेक्ट जी मेरा वहाँ पे है FYP लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी का, मैं वहाँ पे स्टूडेंट था। तो मैंने इसको 4 to 5 मंथ्स इसको मैंने ना जी पहले ही कर लिया था मैंने स्टार्ट। सही। क्योंकि मुझे अपने पे इतना है था बिलीव कि इंशाल्लाह वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या बात है, वाह जी वाह। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर लेंगे, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो कितने पैसे लगे इसके ऊपर? इस पे मेरा कह लें अभी तक ना कुछ 70,000 इस पे मेरी कॉस्ट आ गई। अच्छा, ठीक है। और वो मतलब आपकी अपनी ही है, उसमें कोई और नहीं है? और ये आप अकेले का ही प्रोजेक्ट है या टीम मेंबर्स इकट्ठे होकर उन्होंने बनाया? नहीं, ये मेरा कह लें अकेले का ही है प्रोजेक्ट। उसमें ये है कि मेरी जो उनसी वहाँ पे कह लें सुपरवाइज़र थी, उनकी मुझे बहुत वहाँ पे हेल्प मिली, ठीक है, जिन्होंने मेरा बहुत वहाँ पे साथ दिया। और कुछ दोस्त हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जो मेरी अपनी फैमिली है उन्होंने बहुत साथ दिया। तो देखा जाए तो मेरा ये वैसे ना कह लेंगे इंडिविजुअल ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर हुकूमती सतह पर आपको कह लें कि साथ दिया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए ये रिपोर्ट बनाने के हवाले से, तो इसको एक मैसिव लेवल के ऊपर लेकर जाया जा सकता है, उसके लिए आपको कितना फिर एक्सपेंस चाहिए? और इसमें और भी क्या फीचर्स आप इंक्लूड करेंगे या ये मुकम्मल हो चुका है अभी? देखा जाए तो कोई भी चीज़ ना जी कभी कह लें 100% कंप्लीट नहीं होती। उसमें हमेशा कोई ना कोई
0.5 0.99, क्योंकि हमेशा जो उनसी हम देखते हैं जी एक्यूरेसी वो होती है कि नंबर ऑफ नाइन्स पर, ठीक है, हम उस पर आके डिलाई करते हैं। तो इसमें भी अभी कुछ हैं ऐसे फॉल्ट्स हैं कि अब ये जो है ये कह लें जी वाईफाई पे है, मैं अब चाह रहा हूँ ये GSM के ऊपर जाए। अच्छा। GSM ये है टेक्नोलॉजी के वो वहाँ पे चलता है जी 1G और 2G पर, कि जिसमें यह कि थ्रू हम कॉल्स एंड द SMS हम इसको वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल ये एक क्या है व्हीलर व्हीकल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक थर्ड मोड यहाँ पर ऐड किया जाए, जो कि इसका होगा कह लें एक ये होगा, आप क्या कह सकते हैं कि ड्रोन की शक्ल में हम इसे दे सकते हैं। ठीक है। कि ये तो भी ऑन द फ्लोर काम कर रहा है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल के फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे आग लग जाती है तो फिर वो ड्रोन की मदद से जो है ना उसको ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, मुझे आप अदीना बताइए कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और 2 टैलेंटेड लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक ने ऐसा कपड़ा बनाया है कि जो हमें बचाएगा बैक्टीरिया से, वायरसेस से, और एक ने जनाब रोबोट बना लिया है, फायर फाइटर रोबोट। तो आपको एक तो 1 साल लगा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है और ये मार्केट में कब आने वाला है? मार्केट कर लिया है आपने इसको या अभी नहीं किया? बेसिकली ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो इसके ऊपर मुझे बार बार ड्राइंग बोर्ड पे जाना था, काम करना था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक का कॉन्सेप्ट दुनिया को नहीं पता, बट ऑब्वियसली जब हम कहीं से आइडिया ड्रॉ करते हैं तो हम अगली चीज़ उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हसन ने सेम बात की। तो अब जब मैंने एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक बनाने का सोचा तो मेरे दिमाग में वो वेरिएंट्स थे, वो स्ट्रेन्स थे जिनसे लोग काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं लेकिन उनका हल नहीं निकल रहा। जिसमें एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब हमारे पास अक्सर पीड्स वार्ड के अंदर देखें अटेंडेंट आते हैं, ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ है अब बच्चे का, उसके पेरेंट्स तो उससे मिलने आएंगे, लेकिन कई बार हम देखते हैं ऑपरेशन के बाद पस पड़ जाती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अब हम अटेंडेंट को बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकते। हाँ बिल्कुल। द जर्म्स दे आर कैरिंग विद देम, हम उनको तो रोक सकते हैं। True. हमें जब कोविड वाला टाइम था ना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग भी हो गई थी, दैट पॉइंट एक्चुअली मेड मी फील यार जरासीम को तो नहीं रोक सकते हम, तो हम इमोशनली डिस्टेंट क्यों हो रहे हैं? एक ना दिखने वाला जरासीम आपको सोशली और इमोशनली डिस्टेंट कर रहा है। तो इतना ज़्यादा होने वाला दिमाग आपके साथ मतलब आप इस्तेमाल क्यों नहीं करें? व्हाई आरंट वी वर्किंग इन दैट वे? तो फिर मैंने ये फैब्रिक क्रिएट किया और जब मैंने ये क्रिएट किया तो उसके बाद मैंने इसकी बाकायदा टेस्टिंग करवाई। टेस्टिंग करवा के फिर मैंने हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया। अच्छा, ओके। हॉस्पिटल में सप्लाई करने के बाद वापस से मतलब आफ्टर 30 डेज फिर से मैंने इसकी टेस्टिंग कराई कि आखिर जो मैं क्लेम कर रही हूँ स्ट्रेफ फैमिली है, कोविड वायरस है, सूडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास है, इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट आज तक कभी फैब्रिक नहीं बना था, तो इट्स द फर्स्ट टाइम बन रहा है। तो क्या इसने वैसी एफिकेसी शो की है? इज़ इट व्हाट इट क्लेम्स? तो इसके बाद मैंने वापस से, मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था ये, क्योंकि अगर वो क्लेम पूरा ना करता जितनी मैंने मेहनत की है वो सारी ज़ीरो हो जाती। लेकिन मैंने वापस से टेस्ट करवाए एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसने 99.9% प्रोटेक्शन इस फैब्रिक में, मतलब जर्म्स को मार दिया इसने। 99.9% जो है जर्म्स। अच्छा, कैसे, मतलब थोड़ा सा इसका बताएं भी ना, कैसे अगर जर्म्स आएंगे इसके ऊपर तो वो कैसे एफिकेसी दिखाएगा? बेसिकली इसके अंदर ये पावर है कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इसके साथ स्टिक करेगा, जो कि हमारा वायरस है, स्ट्रेफ फैमिली है, क्लेमाइडोमोनास, सूडोमोनास, कोविड या उससे 80 टाइम्स छोटा वायरस, तो ये फैब्रिक रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके उस वायरस के कोर को, जो कि है उसका मैसेंजर RNA, उसको डीनेचर कर देता है 0.8 नैनोसेकंड में। तो जैसे ही एक कपड़ा है उसके ऊपर वायरस ने स्टिक किया, कपड़े ने अपना एक्शन किया, वायरस क्या किया विद इन 0.8 नैनोसेकंड। कोविड वाले टाइम में हम देखते थे कि कोविड का वायरस जो है वो फैब्रिक के ऊपर सर्टेन डेज पे रहता है, हेयर पे रहता है, हमारे शॉपर्स पे रहता है, फैब्रिक के ऊपर रहता है। तो इस चीज़ ने मुझे आइडिया दिया, व्हाई नॉट टू क्रिएट अ फैब्रिक जिस पे वायरस ही ना रहे। हम इससे PPE किट्स बना सकते हैं, स्क्रब्स बना सकते हैं। तो अब जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, जिन हॉस्पिटल्स को सप्लाई किया था उनकी तरफ से तो देयर इज अ मैसिव रिस्पांस, दे वांट दिस फैब्रिक, जिसके अंदर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, सर्विसेज है, निश्तर है, वो टारगेट ऑडियंस जिनका पीडियाट्रिक यूनिट सबसे बड़ा है, क्योंकि बच्चों की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, तो उनकी तरफ से देयर इज़ अ मैसिव डिमांड। तो इंशाल्लाह सूनर और लेटर अब आप इसको मार्केट में देखेंगे। मेरे ख्याल से आप लेकर भी आए हैं कुछ फैब्रिक्स, अगर आप दिखाना चाहें। लेकर आई हूँ। बेसिकली
कि वो मतलब है तो वो नॉर्मल ही फैब्रिक ना, जिस नहीं, तरह फैब्रिक इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, फैब्रिक की कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट देन द यूजुअल फैब्रिक। हमारा बेसिक फैब्रिक ज़्यादातर कॉटन या पोलिएस्टर वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये फैब्रिक 3 मेजर कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जिसके अंदर एक कंपोनेंट आपको बता देती हूँ, देयर इज अ शुगर केन हस्क, गन्ने का छिलका हमने धागे में इस्तेमाल किया, क्योंकि बात यह है उस प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है द प्रोजेक्ट इज़ नॉट इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। मतलब आपने अगर अपना नेचर के अंदर कोई रोल प्ले करना है तो आपके 2 रोल्स होने चाहिए। एक, आपने नेचर फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है कि आप नेचर के अंदर कोई रोल प्ले करें कि आप लोगों को सहूलत दे रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशंस के लिए जहमत नहीं बन रही। और साइड बाय साइड ये कि दूसरा रोल जो है आपको बेलौसों के लोगों के लिए काम करना है। मतलब आई डोंट थिंक कि अगर आप रिवॉर्ड का सोचते हुए काम करेंगे तो आप काम कर पाएंगे। सो दीज आर द 2 थिंग्स। तो मैं चाहूँगी कि उसको दिखाएं कि कैसा बेसिकली ये फैब्रिक है। अच्छा, ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बच्चों के साथ हॉस्पिटल में एक एक्टिविटी की थी टू डू देयर कलर थेरेपी। अच्छा, मैंने बच्चों से ड्राइंग्स करवाई, मतलब पहले डिफरेंट स्कूल के बच्चों थोड़ा सा इसको हाँ इस तरह करें। हाँ, पहले मैंने डिफरेंट स्कूल के बच्चों से ड्राइंग कराई जो सिलेक्टेड हमारा एज ग्रुप था उसके साथ। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल के बच्चों से वो ड्राइंग सेलेक्ट करवाई कि उनको कौन सी उनकी तरफ इंक्लाइनेशन मतलब है, अपीलिंग है उनके लिए। और उसके बाद उनमें से कंपोनेंट्स कैरी किए, बीइंग अ डिज़ाइनर उनसे कॉम्पोजिशंस बनाई, बिकॉज इट वाज अ रिसर्च प्रोसेस। बहुत ड्राई हो जाता अगर सिर्फ ये मेडिकल ओरिएंटेड रिसर्च रहती, बच्चों को समझ ना आती, उनके अटेंडेंट को समझ ना आती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो लोगों के लेवल पे आके आपको उन्हें समझाना पड़ता है। सो मुझे बस एक फन लुक देनी थी, तो इसीलिए ये फंकी पैटर्न्स हैं, बाकी आप फैब्रिक फील कर सकते हैं। हाँ हाँ, सही, गुड। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है ना? दिस इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली क्योंकि पाकिस्तानी रॉ मटेरियल से बना है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऑब्वियसली जब ये फर्स्ट टाइम बनाया गया है, ये रिसर्च थी, और रिसर्च करते हुए आपको बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड से गुजरना पड़ता है। तो जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से गुजरते हैं, दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। बट जब इसकी जनरेट हुई मुझे डिमांड और मैंने एक स्टॉक अरेंज किया, तो इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में कि हम नफ़ा और नुकसान को छोड़ के सिर्फ फलाह के लिए करते हैं, इंसानियत के लिए करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो हसन, मुझे आप बताइए इसका फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर में इसके जैसे और भी रोबोट्स बनाने का सोच रहे हैं आप? मैं देखिए जी, बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इसके अंडर एक यूनिवर्सिटी आती, इग्नाइट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्टेड हो चुका है। और वहाँ से मेरे जो उनसे फंड्स हैं वो भी वहाँ से अप्रूव हो चुके हैं। वाह जी वाह, मुबारक हो, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो उसमें ये है कि अगर वहाँ से फंड्स आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले ये होगा कि मैं कह लेंगे इसी को मैं आगे कह लें मॉडिफाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम होगी यूज़, अगर हम इसे कमर्शली इसको कह लेंगे यूज़ हम करना वहाँ पे चाहें, तो फिर ये क्या होगा, इसका जस्ट साइज़ और इसकी उनसी बॉडी है जस्ट उसमें होगी जी मॉडिफिकेशन। बाकी सेम यहाँ पे वायरिंग होगी यूज़, सेम इसके जो से यहाँ पे सेंसर्स हैं, ये जो सा यहाँ पे ये सेंसर है, ये ऑडी ई-ट्रॉन में यूज़ हो रहा है। वाह जी वाह, ई पार्किंग के लिए ये ऑब्स्टैकल डिटेक्टर है। आप इसका नाम ऑडी भी रख सकते हैं, ऑडी ई-ट्रॉन भी रख सकते हैं, उसका सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो फिर रख सकते हैं, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी जो है ना जी, बेसिकली मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो देखा जाए, इसको मैंने 4x4 इसको बनाया। ठीक है। इसमें ये होगा कि जब इनकी कह रहे हैं जी मोटर का साइज़ होगा इंक्रीज, इसकी हो जाएगा जी बॉडी का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बॉडी जो होगी कह लें फायर प्रूफ होगी, उस पर होंगे जी हीट सिंकर्स उसमें लगेंगे। तो बस ये इसका जो सा मेन जो कह लें कमर्शियल इसको जब हम कह लेके जाएंगे तो इसका जस्ट एंड जस्ट इसके हमें बॉडी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब बॉडी में मॉडिफिकेशन होगी, बाकी जो अंदर उसका प्रोसेसर है, बाकी जो सेंसर्स हैं वो यही यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, अदीना आपसे भी और हसन आपसे भी, और बेस्ट ऑफ लक कि आप बड़ा अच्छा दोनों काम कर रहे हैं और आप अपना नाम तो बना ही रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें इस तरह के जो लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं ख़ासतौर पर, उनकी बेहद ज़रूरत है कि ताकि हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। हमारे साथ अदीना जमशेद और हसन रज़ा मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।